हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। समझिए बात को, आपकी यूनिट 1 है जिसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हमने राष्ट्रवाद को समझा था कि राष्ट्रवाद क्या है, और राष्ट्रवाद को हमने एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में समझा था। ठीक है, कुछ विचारक हैं जिन्होंने बातें की थी राष्ट्रवाद के ऊपर, उनको हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में कवर किया था, और फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ राष्ट्रवाद को समझा था। आज के इस वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद को लेकर जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं उनको समझेंगे। मतलब ये कि इतना पता है हमें कि भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा पनपी थी। अगर भारत में राष्ट्रवाद नहीं आया होता तो भारत को आज़ादी नहीं मिली होती। हालांकि लेट आया, फिर भी आया था भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद हमें कब दिखाई देता है स्पष्ट तौर पर? जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन होना शुरू होता है और उन आंदोलन के कारण भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो इसका मतलब भारत में राष्ट्रवाद आया था। अब उसको लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। दृष्टिकोण का मतलब समझ लो, अलग अलग मतलब चश्मे हैं जो अलग अलग तरीके से भारत में राष्ट्रवाद को देखते हैं। तो एक औपनिवेशिक राष्ट्रवाद, एक औपनिवेशिक दृष्टिकोण है या पद्धति है जो भारत में राष्ट्रवाद को देखती है। दूसरा है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो भारत में राष्ट्रवादी पद्धति को या राष्ट्रवाद को देखती है। तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी पद्धति कह सकते हो, जो कि भारत में राष्ट्रवाद को अपने नज़र से देखती है। तो एक चौथा निम्न वर्गीय है। तो इन सभी को हम कवर करेंगे, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। पूरा वीडियो देखोगे सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी, बस वीडियो को पूरा देखना। तो बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित, वो है औपनिवेशिक पद्धति। इसे दोस्तों साम्राज्यवादी पद्धति भी कहते हैं, औपनिवेशिक पद्धति भी कहते हैं। नाम में कोई मतलब अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, इम्पीरियलिस्ट अप्रोच इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब औपनिवेशिक पद्धति का मतलब क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लो। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है आप बताओ? औपनिवेशिक का मतलब यहाँ पर है उपनिवेश बनाना। तो उपनिवेश किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था भारत को। तो जो ब्रिटेन के जो प्रमुख लोग थे जो भारत पर शासन कर रहे थे, जो शासक वर्ग के जो लोग थे, शासक वर्ग के जो समर्थक थे, जब वो राष्ट्रवाद के ऊपर बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? औपनिवेशिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, जो शासक वर्ग के लोग थे, जो औपनिवेशिक शासक वर्ग के जो लोग थे, जब वो भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर अपने विचार हमें देते हैं तो हम उसको कहते हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण, क्योंकि वो लोग राज करने वाले थे, वो शासक थे, तो इसलिए हम उनके विचार को औपनिवेशिक पद्धति कहते हैं। अब शासक वर्ग ने भारत में राष्ट्रवाद को किस नज़रिए से देखा या उसने क्या विचार रखा है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बस प्लीज़ साथ में बने रहना। एक एक वर्ड सुनेंगे, समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1970 के दशक तक उपनिवेशवाद से संबंधित साहित्य अधिकतर वायसरायों की रचनाओं, उनकी आत्मकथाओं, जीवनियों और संवैधानिक विकास के अध्ययन तक सीमित था। उपनिवेशवाद के अध्ययन की औपनिवेशिक पद्धति, जिसे कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और मिंटो जैसे वायसरायों की रचनाओं में परिलक्षित हुई तथा वी चिरोल, वर्नी लॉवेट, मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के माध्यम से और अधिक स्पष्ट हुई। देखो, नोट्स थोड़े से आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड का नाम ना सुना हो, आपने लॉर्ड डफरिन का नाम ना सुना हो, लॉर्ड कर्जन का नाम ना सुना हो। ये चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट इसलिए बन जा रही है क्योंकि हो सकता है कि आपने यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं थोड़े से हार्ड हैं आपके लिए, इसलिए आपको हो सकता है समझना है। बट कोई नहीं, आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो, ये लॉर्ड डफरिन हो गए, लॉर्ड कर्जन हो गई, जो मिंटो वगैरह, ये कौन है? ये वायसराय हैं। जब भारत में ब्रिटेन का जो शासन था वो वायसराय उसमें सबसे प्रमुख होते थे, जिससे इन्हें आप समझ लो एक तरह से प्रधानमंत्री। तो भारत में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था या राष्ट्रपति समझ लो, वो थे वायसराय। तो ये वायसराय हो गए, या जो दूसरे अंग्रेज विद्वान हो गए, ये दूसरे जो सचिव वगैरह हो गए, इन्होंने जो रिपोर्ट वगैरह दी है, उससे जुड़ा हुआ है औपनिवेशिक दृष्टिकोण। समझो, जो ये औपनिवेशिक पद्धति है राष्ट्रवाद को समझने की, भारतीय राष्ट्रवाद को समझने की, ये जो औपनिवेशिक पद्धति है, अप्रोच है, दृष्टिकोण है, ये किनकी बातों के ऊपर टिका है या किनकी बातों से बना है? तो जो वायसराय वगैरह थे उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। जो वायसराय थे उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, कई सारी अंग्रेजी रिपोर्ट आई हैं सामने,
उनके आधार पर औपनिवेशिक पद्धति बनी है। सिर्फ इतना है, ठीक है। उन्होंने जो बातें लिखी हैं उससे ये चीज़ बनी है। और एक और चीज़ है, ये जो औपनिवेशिक पद्धति है उसको कैम्ब्रिज स्कूल भी कहा जाता है, ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल कहा जाता है क्योंकि इसमें यूरोपीय लोग हैं मैक्सिमम। यूरोपीय विचार के जो यूरोपीय लोग जो क्या विचार रखते हैं वही इसी जो औपनिवेशिक पद्धति है उसमें शामिल है। तो यहाँ तक हमने सिर्फ इतना समझा कि औपनिवेशिक पद्धति में जो अंग्रेज जो वायसराय वगैरह थे, जो प्रमुख व्यक्ति रहे थे, उनके विचार प्रमुख रूप से शामिल हैं इस पद्धति में। अब इनके जो विचार थे वो क्या थे? अब इस धारणा की अगर हम बात करें, औपनिवेशिक पद्धति की धारणा की बात करें अगर हम, तो इस धारणा के दो पक्ष थे, एक उदारवादी और एक संकीर्णवादी। उदारवादी एक दो थे, एक उदारवादी थे और एक संकीर्णवादी थे। जो उदारवादी थे, उदारवादी व्याख्या कुपलैंड तथा पर्सिवल स्पीयर ने दी, जिनके अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत को विकास के उस चरण तक पहुंचाने में सहायता की जहां यह अपने स्वशासन के अधिकार की मांग कर सके। अब देखो, यहाँ पे आपको ये चीज़ें रटनी है, कुपलैंड के नाम रटो, पर्सिवल क्या है ये आपको याद करनी है। देखो, अब औपनिवेशिक पद्धति में दो धारणाएं हैं, दो पक्ष हैं। दो पक्ष को देखो, ये औपनिवेशिक पद्धति है, ये साम्राज्यवादी अप्रोच है। अब इसी के अंतर्गत दो पक्ष शामिल हैं, एक है उदारवादी और एक है संकीर्णवादी। उदारवादी कहते हैं कि जो ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद रहा था भारत के अंतर्गत, भारत ने जो ब्रिटेन ने भारत को जो गुलाम बनाया था, उपनिवेश बनाया था, उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि भारत का विकास हुआ। ये जो औपनिवेशिक पद्धति के अंतर्गत उदारवादी धारणा है वो कहती है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारत का विकास हुआ और भारत को इस स्थिति में लाया ब्रिटेन ने कि भारत अपने लिए स्वशासन की मांग कर सके। भारत अपने लिए स्वशासन की मांग इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि ये सब ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत को दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से भारत की स्थिति सुधरी है और भारत के लोग जागरूक हुए और फिर वो अपने लिए स्वशासन की मांग करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन मुख्यतः परोपकारी रहा। इसने भारतवासियों की आकांक्षाओं की कदर की तथा धीरे धीरे उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम भी बढ़ाए। यह धारणा औपनिवेशिक शोषण, पिछड़ापन, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तथा राष्ट्रवादी शक्तियों के अस्तित्व को पूरी तरह रद्द कर देती है। अब दोस्तों, ये औपनिवेशिक पद्धति के अंतर्गत ये जो उदारवादी धारणा है वो क्या कहती है? वो कहती है कि भारत में जो ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद रहा है उससे भारत को बहुत फ़ायदा हुआ, भारत का विकास हुआ है, उससे भारत को विकास हुआ और ब्रिटेन वासियों ने या जो ब्रिटेन जो शासक वर्ग रहा है या जो भारत में शासन करने वाले जो ब्रिटिश लोग रहे, उन्होंने भारत की आकांक्षाओं का ध्यान रखा है, भारत के लोगों की जो इच्छा थी उसका ध्यान रखा है और उन्हीं इच्छाओं को धीरे धीरे पूरा करने की दिशा में कदम भी उठाए हैं। और ये जो उदारवादी पक्ष है औपनिवेशिक दृष्टिकोण का, वो कहता है कि ये जो पिछड़ापन है, ये जो शोषण हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि कई लोग कहते हैं ना कि भाई ब्रिटेन के उपनिवेश से क्या हुआ, हम खुद ही कहते हैं कि भारत का शोषण हुआ, भारत का पिछड़ापन हुआ, भारत इतना पिछड़ गया, भारत को लूटा गया। तो ये जो धारणा है उदारवादी धारणा औपनिवेशिक पद्धति के अंतर्गत, ये इन सब चीज़ों को रद्द कर देती है। ये और हम कहते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया वो साम्राज्यवादी विरोधी था। तो ये कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं, झूठ है ये सब। अभी मैंने आपको बताया कि औपनिवेशिक जो पद्धति है, औपनिवेशिक जो अप्रोच है, उसमें दो धारणाएं हैं, दो पक्ष हैं। एक है उदारवादी को अभी हमने देख लिया, उदारवादी क्या कह रहा है, और दूसरा है संकीर्णवादी। इसकी संकीर्णवादी व्याख्या अनिल सील, गालाडर ब्रूमफील्ड, जूडी ब्राउन जैसे कैम्ब्रिज स्कूल के लेखकों ने की। ये लेखक उपनिवेशवाद के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देते हैं। उनके अनुसार उपनिवेशवाद एक सामान्य विदेशी शासन था, यह शोषणकारी शासन नहीं था। ये इस तर्क को भी नहीं मानते हैं कि भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए उपनिवेशवाद को समाप्त किया जाना जरूरी था।
इसी तरह इन्होंने भारतीय तथा ब्रिटिश हितों में कोई विरोधाभास भी नहीं देखा। अब देखो दोस्तों, अब ये जो संकीर्णवादी व्याख्या है, इसमें ये लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन लोगों ने इस विचारधारा को बनाया है, ठीक है। इन्होंने अपने अपने विचार यहाँ पे लेखकों के नाम लिखे हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। इनका प्रमुख योगदान रहा है इस विचारधारा को जन्म देने में। ये संकीर्णवादी कहते हैं ना कि भारत के लिए जरूरी नहीं था कि भारत के विकास के लिए उपनिवेशवाद को समाप्त कर दिया जाए। ये कहते हैं कि भारत का विकास उपनिवेशवाद के अंतर्गत भी हो सकता था। और ये कहते हैं कि भारत और ब्रिटिश जो हित थे, जो इंटरेस्ट थे, जो फ़ायदे थे, वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं थे। हम कहते हैं ना कि भारतीयों का लाभ था कि भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटिश शासन को ख़त्म करें, तभी भारत एक विकास कर सकता है, अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है। और ब्रिटिशों को हम कहते थे कि जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सके, और ब्रिटिशों का यही था मोटिव कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना चाहते थे, लूटना चाहते थे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के जो हित थे वो सेम थे, दोनों के इंटरेस्ट में कोई भी मतलब विरोधाभास नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। इनके अनुसार भारत ना तो कभी राष्ट्र रहा और ना ही यह निर्माणाधीन राष्ट्र है। इसके विपरीत यह विभिन्न जातियों तथा धार्मिक समुदायों का समूह है जो इसके राजनीतिक संगठन का वास्तविक आधार है। अब देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ना कि ये जो औपनिवेशिक विचारधारा है ये भारत में राष्ट्रवाद को कैसे देखती है। तो ये ऐसे देख रही है भारत में राष्ट्रवाद को। ये कहती है कि भारत राष्ट्रवाद तो दूर की बात है, भारत कभी राष्ट्र ही नहीं रहा। ये कहते हैं भारत राष्ट्र था ही नहीं, और ऐसा राष्ट्र भी नहीं था जो राष्ट्र बन रहा हो। जैसे हम कहते हैं कि धीरे धीरे भारत एक राष्ट्र बन गया, राष्ट्रवाद की भावना आई। तो ये कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, भारत कभी राष्ट्र रहा ही नहीं है, भारत में बस अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहे हैं। ऐसा इस पद्धति का मानना है। साम्राज्यवादी जो ये धारणा है, ये जो औपनिवेशिक धारणा है, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी नहीं था, बल्कि यह प्रांतीय जातिगत विशिष्ट वर्गों जैसे बंगाली भद्रलोक जो शांति प्रिय जो संप्रदाय था बंगाल का, उसको कहते हैं बंगाली भद्रलोक, महाराष्ट्र का चित्पावन ब्राह्मण वर्ग अथवा आंध्रा या हिंदी भाषी प्रदेशों के उप विशिष्ट वर्ग के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। अब ये कहते हैं कि भारत में जो ये राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा है ना उपनिवेशवाद के टाइम पर, ये कहते हैं कि ये उपनिवेशवाद का विरोध नहीं कर रहा था। भारत में जो राष्ट्रवाद था वो उपनिवेशवाद का विरोध नहीं कर रहा था। ये कहते हैं कि जो भी आंदोलन वगैरह हो रहे थे, जो भी घोषणा वगैरह की जा रही थी उपनिवेशवाद के विरोध में, वो हकीकत ये थी कि वो कुछ लोग थे, जो ऊंचे वर्ग के जो लोग थे, वो आपस में कंपटीशन कर रहे थे सत्ता पाने के लिए। जैसे कि जातिगत रूप से जो विशिष्ट वर्ग था, जो विशेषाधिकार प्राप्त भारत में वर्ग थे, जो ऊंचे घराने के लोग थे, तो वो आपस में बस कंपटीशन कर रहे थे अच्छी स्थिति में आने के लिए। ये कोई राष्ट्रवाद नहीं था, ऐसा मानना है इस विचारधारा का, या औपनिवेशिक पद्धति का। औपनिवेशिक विचारधारा कह लो या पद्धति कह लो। तो यहाँ हमने सारी बातें समझी हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ इस टॉपिक को ओरली मैं आपको चाहूँ तो 5 मिनट में भी समझा सकता हूँ, बट वो आपको समझ नहीं आएगा। जब तक सारी बातें नहीं पता होंगी तो आपको ये आसानी से समझ नहीं आएगा। हो सकता है कि पहली बार में आपको थोड़ा ही समझ में आए, लेकिन आएगा कम से कम थोड़ा। देखो जब आप 10 लाइनें पढ़ेंगे ना, 10 लाइन में से अगर आपको 3 लाइन भी 2 लाइन भी समझ में आ जाती है तो बहुत है, मतलब समझ में तो आया थोड़ा। जब 2 लाइन समझ में आ गई तो धीरे धीरे ये सारी लाइन समझ में आ जाएंगी आपको। और अगर मैं सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ आपको ये समझा दूं तो उससे होगा यही कि आप एग्ज़ाम में लिख कर कुछ नहीं आ पाएंगे। आपको एग्ज़ाम में कई पेजेस का आंसर लिखना होता है, ठीक है, 6-6 पेजेस का आंसर लिखना होता है। अभी एग्ज़ाम पे पैटर्न एक बार देखना पड़ेगा कि इस बार आपको कितने पेज का लिखना है आंसर, लेकिन फिर भी अभी तक यही होता है कि कम से कम 6-6 पेजेस के आंसर लिखे जाते रहें। तो खुद सोचिए, आपको मटेरियल की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम पूरा पढ़ते हैं ताकि हम सारी बातें लिख कर आएँ। अभी अभी जैसे कि ये औपनिवेशिक पद्धति, अगर क्वेश्चन भी आएगा एग्ज़ाम में तो ऐसे आएगा कि 4 हैं तो 4 में से 2 पद्धति आपको दे देंगे कि 2 विचारधाराओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत के राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहती हैं। अब 2 विचारधाराओं के बारे में भी अगर आपको कह दिया और अगर आपको मान लो 6 पेज लिखने, तो फिर भी एक के ऊपर आपको 3 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे, तभी तो 6 होगा। अगर आपको मान लो 5 ही पेज लिखने, तब भी तो 2.5 पेज लिखने पड़ेंगे आपको। तो उसके लिए भी तो आपको मटेरियल चाहिए, काफ़ी तर्क चाहिए, और वैसे भी ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं।
प्लीज़ यही कहूँगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष एक उद्देश्यहीन तथा ढींगपूर्ण संघर्ष था। यह भारतीय विशिष्ट वर्गों के हितों तथा आवश्यकताओं की उपज था, जो उपनिवेशवादी संघर्ष की आड़ में अपने अथवा अपने समुदाय के हितों का पोषण कर रहे थे। यह पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग का काम था, जो आरंभ में कई तरह की सुधारवादी और प्रगतिशील सामाजिक गतिविधियों में लगा रहा, परंतु धीरे धीरे अपने ही शासकों के विरुद्ध हो गया। वास्तव में राष्ट्रवाद और कुछ नहीं, ऐसे लोगों की स्वार्थी तथा हतोत्साहित महत्वाकांक्षाओं, पश्चिमी सभ्यताओं से प्राप्त प्रजातंत्र तथा देशभक्ति के आदर्शों एवं विदेशी शासन के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया का मिला जुला परिणाम था। राष्ट्रवाद इन विशिष्ट दो वर्गों द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लिए लोक समर्थन प्राप्त करने की विचारधारा था। देखो दोस्तों, ये जो औपनिवेशिक विचारधारा है, औपनिवेशिक जो पद्धति है, वो कहती है कि एक्चुअली में कोई विरोध था ही नहीं, उपनिवेशवाद का कोई विरोध कर ही नहीं रहा था। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उपनिवेशवाद को लेकर, यानी कि ब्रिटेन के शासन को लेकर भारत में, वो क्या थे? वो बस एक उद्देश्यहीन और ढींगपूर्ण थे। मतलब जो जातिगत जो विशिष्टता प्राप्त, जो ऊंची जाति के जो लोग थे, जो विशिष्ट वर्ग था, जो पहले से या काफ़ी अमीर था, वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहता था, वो एक अच्छी स्थिति में आना चाहता था और ज़्यादा पावर अपने हाथ में लाना चाहता था। इसलिए वो बस आपस में संघर्ष कर रहे थे और ऐसे नारे दे रहे थे कि वो उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं। ये जो विशिष्ट वर्ग है, ये खुद ही पश्चिम से पढ़ लिख कर आया, मतलब यूरोप से पढ़ा लिखा वर्ग था, ये कहते हैं। और ये पहले जो ब्रिटिश लोग थे उन्हीं के साथ काम भी कर रहा था, लेकिन फिर बाद में अपनी स्थिति को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, पावर लेने के लिए, ये आपस में कई सारे विशिष्ट वर्ग थे अलग अलग इलाकों में, वो जो सरकार थी उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो यही कहते हैं कि वास्तव में ऐसा कोई भी राष्ट्रवाद था ही नहीं, और ये जो जितनी भी चीज़ें थी वो क्या थी? वो ऐसे ही थी, वो बस अपनी स्थिति, मतलब यही है कि वो पावर चाहते थे। कुछ लेखक राष्ट्रवाद को हतोत्साहित शिक्षित मध्य वर्ग तथा परोपकारी ब्रिटिश राज के बीच संघर्ष से जोड़ते हैं। देखो, बहुत सारे कुछ लेखक हैं जो कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद वगैरह शुरू हो रहा था, वो जो शिक्षित वर्ग था, जो भारत में जो पढ़ा लिखा जो वर्ग था, जो ब्रिटिश शासन के अधीन ही पढ़ लिख रहा था, वो और जो ब्रिटिश शासन था उसके बीच संघर्ष था। ये जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद को हम क्या कहते हैं कि पूरी जनता का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष था। लेकिन यहाँ पर ये जो औपनिवेशिक पद्धति के जो लोग हैं, औपनिवेशिक विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, जो विचारक हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो राष्ट्रवाद हमें दिख रहा था, ये क्या था? ये जो शिक्षित वर्ग थे, जो मध्य वर्ग, जो शिक्षित वर्ग था, जैसे कि टीचर हो गए, न्यायाधीश हो गए, वकील हो गए, जो शिक्षित वर्ग था, जो अध्यापक वगैरह थे, वो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। इन दोनों के बीच संघर्ष था, ऐसा कुछ विद्वानों का या कुछ लेखकों का मानना है। राष्ट्रवादी आंदोलन विभिन्न वर्गों और भारतीय एवं विदेशी विशिष्ट वर्गों के बीच शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष का ऊपरी आवरण था। औपनिवेशिक पद्धति एक एकता राष्ट्रीय आंदोलन की धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, और राष्ट्रीय के विपरीत यह भारत में कई स्थानीय आंदोलनों की बात करती है। अब देखो दोस्तों, ये औपनिवेशिक पद्धति यही कह रही है कि ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन देखने को मिल रहे थे, ये राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं थे। दरअसल जो विशिष्ट वर्ग था, जो पहले से ही जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत जो वर्ग था, जो ऊंचे वर्ग के जो लोग थे, वो शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। जैसे कि अब हम बात करें कि जब ब्रिटिश का शासन नहीं था तो शक्ति किसके पास थी? कई सारे बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। तो वो हो सकता है विशिष्ट वर्ग में, ब्राह्मण वर्ग हो सकता है, जो ऊंची जाति के जो लोग थे, जो ऊंचे तबके के लोग थे, वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। जो विशिष्ट वर्ग है, जो पहले से ही काफ़ी मजबूत वर्ग था, इस्लाम के बहुत सारे शासक रहे थे, तो वो भी विशिष्ट वर्ग में आते थे, उन्हें अपनी शक्ति चाहिए थी। तो ये लोग संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, और ये हमें राष्ट्रवाद के रूप में दिखाई देता है, बट हकीकत में राष्ट्रवाद नहीं था। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये औपनिवेशिक दृष्टिकोण कह रहा है। ये औपनिवेशिक दृष्टिकोण का कहना है, और इसमें कौन शामिल है? मैक्सिमम इसमें ब्रिटिश शासक के लोग ही शामिल हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा ये कहते हैं
कि ये जो आंदोलन हो रहे थे ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन नहीं थे, ये स्थानीय आंदोलन थे। स्थान स्थान पर अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे थे। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व ऐसे स्वार्थी नेताओं के हाथ में था जो केवल अपने संकुचित व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना चाहते थे। यह पद्धति या यह जो दृष्टिकोण है राष्ट्रवादी विचारधारा की भूमिका की अवज्ञा करती है तथा राष्ट्रवादी राजनीति को भारतीय विशिष्ट वर्ग तथा ब्रिटिश शासक के बीच प्रतियोगिता सहयोग के संदर्भ में व्याख्या करने की कोशिश करती है। इसके अनुसार भारत एक राष्ट्र नहीं था बल्कि कुछ हित समूहों का जमघट था और वे केवल इसलिए इकट्ठे थे क्योंकि वे ब्रिटिश शासन द्वारा रचित एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। बिपिन चंद्र के अनुसार साम्राज्यवादी पद्धति की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह ब्रिटिश शासन की शोषणकारी प्रवृत्ति तथा राष्ट्रवाद को साम्राज्यवादी विरोधी जन आंदोलन के रूप में पूरी तरह नकार देता है। राष्ट्र वर्ग विचारधारा जन आंदोलन जैसी धारणाएं जिन्हें इतिहासकार उपनिवेशवाद राष्ट्रवाद का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त करते रहे हैं, इस पद्धति में वो चीज़ गायब है। इस तरह आर्थिक शोषण, पिछड़ापन, नस्लवाद, साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में जन आंदोलन की भूमिका आदि को भी यह कोई महत्व नहीं देती है। देखो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन, ये औपनिवेशिक जो पद्धति है वो कहती है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो स्वार्थी लोगों के हाथों में था और ये जन आंदोलन नहीं था। इसमें जनता ने कोई खास पार्टिसिपेट नहीं किया, ये स्वार्थी लोग ही इसमें थे और ये एक लड़ाई सी थी किसके बीच, जो विशिष्ट वर्ग था भारत का और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके बीच। विशिष्ट वर्ग का मतलब दोस्तों ये है कि ऊंची जाति, ऊंचा वर्ग, अमीर लोग, बस आम जनता नहीं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ही संघर्ष था, ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब होता है जब पूरी आम जनता भी या व्यापक पैमाने पर जनता आंदोलन में भाग ले वो जब। तो इसीलिए यहाँ पर औपनिवेशिक पद्धति कहती है कि राष्ट्रीय आंदोलन हकीकत में बस इन दोनों के बीच संघर्ष था और कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पर यहाँ पे विपिन चंद्र हमें कुछ बातें बताते हैं। ये भी एक इतिहासकार रहे हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार माना जाता है वैसे इन्हें। तो इन्होंने कई बातें बताई हैं। इन्होंने एक बात कही है कि जो साम्राज्यवादी या ये जो औपनिवेशिक पद्धति है, इसकी सबसे बड़ी जो कमी रही है वो क्या रही है, वो ये रही है कि शासन में जो शोषण हुआ, ब्रिटिश शासन में हम सभी जानते हैं कि शोषणकारी नीतियां लागू की गई थी। ठीक है, और इसी शोषण के कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। तो कमी ये है कि साम्राज्यवादी पद्धति के अंतर्गत शोषण को नहीं दिखाया गया और राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरह नकार दिया गया। इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद था ही नहीं भारत में। और खुद सोचो कि राष्ट्रवाद नहीं होता तो इतना बड़ा पैमाने पर आंदोलन कैसे हो जाते हैं। इसके साथ ही ये जो औपनिवेशिक विचारधारा है राष्ट्रवाद के ऊपर, ये जो औपनिवेशिक पद्धति है, दृष्टिकोण है, ये किसी भी जन आंदोलन को नहीं मानता। ये कहता है कि भारत में कोई भी जन आंदोलन नहीं हुआ था। देखो दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत में कई सारे बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े आंदोलन किए गए थे। इसके अलावा दूसरे भी कई सारे आंदोलन हुए थे। तो इन आंदोलनों को पूरी तरह नकार देता है और हम देखते हैं कि इन आंदोलनों में जनता ने कितनी बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इसको जो ये साम्राज्यवादी विचार, ये जो साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक ये जो पद्धति है, ये जन आंदोलन को पूरी तरह अस्वीकार कर देती है। ये कहती है कि जन आंदोलन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम देखते हैं, कम शब्दों में अगर हम बात करें तो ये जो औपनिवेशिक पद्धति है, ये जो शासक वर्ग है उसका दृष्टिकोण है भारत में राष्ट्रवाद को लेकर। वो कहती है कि भारत में कोई भी राष्ट्रवाद था ही नहीं। जो भी राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर देश को आज़ाद कराने की जो भी बात हो रही थी, दरअसल जो उच्च वर्ग था, जो ऊंचे वर्ग के जो लोग थे, जो विशिष्ट वर्ग था, बस वही सरकार का विरोध कर रहा था ताकि वो सत्ता या शक्ति हासिल कर सके। तो ऐसा मानना था औपनिवेशिक पद्धति का। ये किसी भी राष्ट्रवादी विचार को नहीं मानती भारत में। और इसमें कौन शामिल है? इसमें वही वायसराय वगैरह ही शामिल हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पद्धति की, या दूसरा जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है भारत में राष्ट्रवाद को लेकर।
तो दूसरे में हम मार्क्सवादी को पढ़ेंगे, यहाँ पे एक मिस करेक्शन हो गई, सेकंड नंबर पे हम मार्क्सवादी अप्रोच को रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रवादी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अभी हम मार्क्सवादी को समझेंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में दो दृष्टिकोणों को ही देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। तो दो दृष्टिकोण हमने लिए हैं, एक है औपनिवेशिक और एक है मार्क्सवादी। तो औपनिवेशिक पद्धति या औपनिवेशिक दृष्टिकोण को हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं मार्क्सवादी पद्धति की। देखो दोस्तों, इतने सारे नोट्स आपको इसीलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आप ये ना कहें कि मेरे पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है या मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं। तो इतना सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बस इसीलिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। मैं समझाता हूँ शॉर्ट में, वो शॉर्ट में चीज़ें समझाई जा सकती हैं, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चे इन नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा भी मानते हैं कि सर इतना मतलब लेंथी हो रहा है। ये तो लेंथी नहीं है। ये जब मैं समझाता हूँ तो वो मैं शॉर्ट में ही समझाता हूँ। लेंथी इसलिए ताकि आपको पूरी एक तरह से किताब ही यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। अब मार्क्सवादी पद्धति की बात करें कि मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है या अप्रोच है, ये कैसे राष्ट्रवाद को भारत में देखता है। देखो, मार्क्सवाद की विचारधारा आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तब भी आपको पढ़ना चाहिए। देखो, मार्क्सवाद की विचारधारा जो है वो उदारवादी विचारधारा या जो औपनिवेशिक विचारधारा है, बिल्कुल उसके उल्टा है। मार्क्सवादी तो स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो समानता की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या बात करते हैं कि समाजवाद की स्थापना हो, या इनके जो विचार हैं वो पूरी तरह यूरोप में जो पूंजीवाद वगैरह उसका अपोजिट विचार है इनका, मार्क्सवादी का। अब जो मार्क्सवादी लोग हैं, लेखक हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स आते हैं या दूसरे जो लेखक हैं वो आते हैं, लेकिन भारत में भी कई लोग ऐसे थे जो मार्क्सवादी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समाजवाद वगैरह एक मिनट साइड रखो, लेकिन बहुत सारे विचारक जो हैं जो वो मार्क्सवादी विचारक भारत में रहे। अब वो लोग राष्ट्रवाद को, भारत के राष्ट्रवाद को किस तरह से देखते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से भारत के राष्ट्रवाद को इनके द्वारा देखा जाता है। तो शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद की मार्क्सवादी पद्धति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के सर्वथा विपरीत है। यानी कि जो उपनिवेशवादी दृष्टिकोण अभी हमने पढ़ा ना, उसी को यहाँ पर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण भी कहा गया है। तो उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। भारत में इस पद्धति की या इस दृष्टिकोण की नींव रजनी याम दत्त तथा A.R. देसाई ने रखी, तथा बाद में कई मार्क्सवादी लेखकों ने इसका विस्तार किया। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ने इस दृष्टिकोण की नींव रखी है, ठीक है। और फिर दूसरे कई सारे लेखक आए जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया और इस मार्क्सवादी विचार को आगे बढ़ाया राष्ट्रवाद के कॉन्टेक्स्ट में। अध्ययन की यह पद्धति या यह दृष्टिकोण उपनिवेशवाद को एक देश का शोषण करने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं के ढांचे के रूप में देखती है, जिसमें कई तरह की विचारधाराओं, व्यक्तियों, आदर्शों तथा शोषण के तरीकों का समावेश किया जा सकता है। इसी तरह राष्ट्रवाद को भी यह ब्रिटिश तथा भारतीय हितों में परस्पर विरोधाभासों तथा भारतीय समाज के आंतरिक अंतर्विरोधों का परिणाम मानती है। हमने औपनिवेशिक विचारधारा को पढ़ा, औपनिवेशिक दृष्टिकोण को पढ़ा। तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण कहता था कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो और जो भारतीय थे, अंग्रेज जो थे और जो भारतीय थे, दोनों का जो इंटरेस्ट था वो विरोधाभासी नहीं था। कौन कहता है ऐसा? ऐसा कहता है औपनिवेशिक दृष्टिकोण। वो कहता है कि दोनों के हितों में समानता थी, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं थे। और हम कहते हैं, और जो मार्क्सवादी हैं वो कहते हैं नहीं, जो ब्रिटिश और जो भारतीय हित थे वो आपस में विरोधाभासी थे। विरोधाभासी का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट में थे, क्योंकि ब्रिटिश का जो हित था, ब्रिटिश का जो विचार था वो ये था कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करके भारतीयों को लूटना था और अपने आप को अमीर बनाना था। और भारतीयों का जो इंटरेस्ट था वो ये था कि वो ब्रिटिशों की सत्ता को हटाकर अपनी सरकार बनाए ताकि उनका विकास हो सके। तो दोनों बातें अपोजिट हैं, ये कहते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवादी साफ तौर पर कहते हैं कि जो उपनिवेशवाद है ना, ये पूरा का पूरा शोषण करने के लिए ही बना होता है। और भारत में भी बात करें तो भारत का उपनिवेशवाद भी भारत का शोषण कर रहा था। जैसा कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण कहता है नहीं, जो उपनिवेशवाद था भारत के अंदर उसने शोषण नहीं किया भारत का, बल्कि उसने भारत का विकास किया। लेकिन नहीं, मार्क्सवादी कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसने भारत का शोषण ही किया है और ये सबका शोषण करता है जहाँ पर ये होता है। और जो भारत का राष्ट्रवाद था वो इसी कॉन्टेक्स्ट में पैदा हुआ, शोषण से बचाव के कारण। भारत में औपनिवेशिक राज्य एक औपनिवेशिक व्यवस्था का अंग था।
इस ढांचे को मजबूत बनाने के लिए समय और परिस्थितियों के अनुसार कई औपनिवेशिक नीतियां अपनाई गई। इस धारणा के अनुसार उपनिवेशवाद का सारभूत तत्व किसी भी समाज का आर्थिक शोषण होता है। यह शोषण कुछ विशिष्ट तरीकों से संभव होता है। अब मार्क्सवादी कहते हैं कि भारत में औपनिवेशिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसका काम सिर्फ ये था। औपनिवेशिक व्यवस्था मतलब एक ऐसा कॉलोनियल, एक ऐसा गुलामी की व्यवस्था स्थापित की गई थी जिसमें आर्थिक शोषण यानी कि पैसे से संबंधित शोषण होता था। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लूटा गया, मतलब देश की जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, अर्थव्यवस्था है, उसको ख़राब किया गया और इसको लूटा गया। ये मार्क्सवादी साफ तौर पर कहते हैं। अर्थात कोई भी समाज अपने अस्तित्व के लिए जो उत्पादन करता है उसका एक भाग तो उसके रखरखाव में खर्च हो जाता है, बाकी जो बचता है उसे आर्थिक अधिशेष कहा जाता है। उपनिवेशवाद इस आर्थिक अधिशेष को हड़पने का तरीका है। यह आर्थिक अधिशेष सरप्लस कई तरीकों से हड़पा जा सकता है। जैसे आर्थिक अधिशेष के स्वरूप में अंतर आता चला जाता है, वैसे वैसे हड़पने की नीतियों में भी परिवर्तन आता चला जाता है। भारत में उपनिवेशवादी नीतियों में परिवर्तन को इस संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। देखो, यहाँ पर मार्क्सवादी हमें समझा रहे हैं कि देखो क्या होता है, समाज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो उत्पादन किया जाता है किसी भी देश में, प्रोडक्शन से मतलब आप क्या समझ रहे हो? जैसे कि अगर खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था है आपकी, तो कृषि उत्पाद का जो भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे दूसरे सेक्टर इंडस्ट्री के द्वारा जो भी प्रोडक्शन वगैरह किया जा रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है सामान का, वो अब उस उत्पादन को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर आपके पास कुछ पैसा आता है। मतलब समाज उत्पादन करता है, उत्पादन को बेचता है सामान वगैरह को, फिर उसके पास क्या आता है? पैसा। ठीक है, रुपए आते हैं उसके पास, डॉलर भी आ सकते हैं वैसे अगर करेंसी अलग है तो यहाँ पे हम मनी की बात कर रहे हैं। तो उसके पास समाज के पास पैसा आता है। ठीक है, अब इस पैसे से क्या करता है समाज इसका एक भाग, एक पैसे से कुछ इस पैसे से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने समाज की उन्नति के लिए, रख रखाव के लिए जो भी सिस्टम बना है, जैसे कि क्राइम को रोकने के लिए या व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भी सिस्टम बना है, उसको बनाए रखने के लिए इस मनी का, इस पैसे का थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, रख रखाव में खर्च होता है और इसमें से अब रख रखाव के बाद जो पैसा बच गया, जो पैसा रिमेन है, बचा हुआ है, उसको हम कहते हैं अधिशेष। ये अधिशेष, इसे हम सरप्लस कहते हैं, ये अधिशेष होता है, ये बचा हुआ पैसा होता है। अब उपनिवेशवाद में क्या होता है? उपनिवेशवाद में ये जो बचा हुआ पैसा है ना, इसको सरकार हड़प लेती है। सरकार क्या करती है? इस अधिशेष पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा हड़पने की कोशिश करती है। इसके लिए वो कई सारी नीतियाँ, नियम लागू करती है और अधिशेष, ये जो पैसा हड़पा जाना है, इसके तरीकों में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए वो अपनी नीतियाँ भी बदलती रहती है। ऐसा ही भारत में भी हुआ। मार्क्सवादी कह रहे हैं भारत में भी जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसने पहले अधिशेष को हड़पने की कोशिश की, फिर बाद में थोड़ी दिक्कतें आने लगी पैसे को हड़पने में, फिर उसने नीतियों में परिवर्तन किया, अलग अलग नियम लागू किए, जिससे उसने और ज़्यादा मतलब अधिशेष को लेने की, जो पैसा एक्स्ट्रा है उसको लेने की, उसको हड़पने की कोशिश की। हड़पने का मतलब समझो दोस्तों, देखो अगर अपनी देश की सरकार होती है तो वो जो पैसा सरकार के पास होता है, सरकार उस पैसे का अच्छा फ़ायदा, अच्छा यूज़ करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर देना, उस पैसे को बचा कर रखना, अकाल की स्थिति में लोगों को अनाज वगैरह उपलब्ध करा देना। अपनी सरकार होती तो वो ऐसा करती है, लेकिन हड़पने का मतलब है कि उसने अपने पास उस पैसे को हमेशा के लिए रख लिया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज में एक संरचनात्मक परिवर्तन किया, अर्थात इसके सामंतवादी उत्पादन के ढांचे पर आधारित अर्थव्यवस्था को एक अपूर्ण तथा विकृत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल दिया। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए, यहाँ पे पूर्ति होगा, के लिए उपनिवेशवादी व्यवस्था ने भारतीय समाज में आमूल परिवर्तन किए। बात को समझो, यहाँ पे मार्क्सवादी कहते हैं कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, ब्रिटिशों की जो गुलामी थी भारत के लिए, उसने क्या किया भारत के लिए? उसने भारत में स्ट्रक्चर, भारत का जो स्ट्रक्चर था, जो अर्थव्यवस्था थी, उसको बदल दिया। पहले जो सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी उसमें क्या किया? हालांकि हमारे लिए सामंतवादी व्यवस्था भी उतनी खास अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी बेकार नहीं थी, क्योंकि उस समय जो गाँव वगैरह थे वो आत्मनिर्भर थे। ठीक है, गाँव वगैरह में तो जो चीज़ें थी वो ठीक थी। अब ये जो सामंतवादी जो ज़मींदारी वगैरह जो प्रथा सिस्टम वगैरह रहा था भारत में, उसको बदल कर उसने, ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने
पूंजीवाद में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूंजीवाद कैसा था? वैसे तो पूंजीवाद इतना बेकार नहीं होता, अच्छा ही होता है, और आज हम देख रहे हैं भारत भी पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो पूंजीवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण आया ना, ये अपूर्ण था, ये विकृत था, खराब था, ये पूरी तरह पूंजीवाद नहीं था, ये बेकार था, इम्परफेक्ट था, डिस्टोर्टेड था ये। तो ये चीज़ें हुई, बेकार परिवर्तन किया गया भारत की अर्थव्यवस्था में। ये किस लिए किया गया? अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए। उपनिवेशवादी जो व्यवस्था थी भारत के लिए, उसने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की। जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, जो पूंजीवाद था, उसके एक अंग के रूप में ही सही उपनिवेशवाद ने भारत के आर्थिक तंत्र को एक नई दिशा दी, राजनीतिक शासन को नए सिद्धांतों एवं कानूनों पर खड़ा किया। हाँ, ये एक बात ये भी है दोस्तों, अगर हम थोड़ा हटकर देखें, मार्क्सवादी की विचारों से थोड़ा हटकर अगर हम देखें, ये हटकर बात हो रही है कि जो ब्रिटिश पूंजीवाद था उसने भारत के लिए कई सारे नियम वगैरह भी लागू किए जो कि पूंजीवाद से संबंधित थे, और एक आर्थिक तंत्र में लाने की कोशिश की थी भारत को। प्रभुसत्ता के नए मानदंड प्रस्तुत किए गए, प्रशासन एवं नौकरशाही का एक नया ढांचा। आज हम देख सकते हैं कि नौकरशाही आज भी भारत में कायम है, तो ये अंग्रेज़ों की देन कही जाती है। तो नौकरशाही का एक ढांचा स्थापित किया गया। हालांकि वो बात अलग है कि भ्रष्टाचार बहुत रहा था, सही से नौकरशाही ने काम नहीं किया, ये है वो है, काफ़ी चीज़ें कमी तो रही गई थी। और जो प्रशासन था वो, उसका एक ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया गया भारत में, और किया भी गया। एक प्रशासन स्ट्रक्चर, पूरा प्रशासनिक स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया गया था भारत में। राष्ट्रीय आंदोलन समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों का जन आंदोलन था जो ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाना चाहते थे। इस शासन की दासता से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे तथा प्रगति एवं समृद्धि के आधार पर भारतीय समाज को दोबारा से पुनः निर्मित करना चाहते थे। अब देखो, ये जो मार्क्सवादी विचारक है, ये मार्क्सवादी ये जो दृष्टिकोण है, ये कहता है कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को बहुत सताया, बहुत ज़्यादा शोषण किया, और उस शोषण से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव सामने आए, और इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भारतीय लोगों ने जन आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। ठीक है, ये सारी बातें ये कहते हैं। औपनिवेशिक विचारों से बिल्कुल उल्टा है ये। औपनिवेशिक वगैरह कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन था ही नहीं, राष्ट्रवाद था ही नहीं, ये कहते हैं नहीं, राष्ट्रवाद था, सबने मिलकर जन आंदोलन का रूप लिया आंदोलन ने, और ब्रिटिशों ने जो शोषण किया था उसके विरोध में सब एकजुट हुए और भारतीय समाज को प्रगति पर लाने के लिए मुक्ति, स्वतंत्रता की बात की, राजनीतिक अधिकारों की बात की, दासता से मुक्ति की बात की। ऐतिहासिक भौतिकवाद की पद्धति का अनुसरण करते हुए जो मार्क्सवादी लेखक हैं वो विभिन्न सामाजिक शक्तियों की भूमिका तथा महत्व का विश्लेषण करते हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय तथा विकास में पृष्ठभूमि का काम किया। इसे छोड़ो, ये अभी समझा दिया जाएगा। विपिन चंद्र के अनुसार मार्क्सवादी पद्धति साम्राज्यवाद विरोधी प्राथमिक विरोधाभासों तथा आंतरिक गौण विरोधाभासों में पूरी तरह समन्वय नहीं कर पाती। यह साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन तथा वर्ग संघर्ष की एक साथ जोड़ने का प्रयत्न करती है। देखो दोस्तों, जो मार्क्सवादी ये जो पद्धति है, मार्क्सवादी ये जो दृष्टिकोण है, ये जो विरोधाभास थे उसमें समन्वय नहीं कर पाती है। मतलब ये है कि देखो, ये जो मार्क्सवादी पद्धति है ना, ये मार्क्सवाद की विचारधारा को यहाँ पर ऐड कर देती है। मार्क्सवाद की विचारधारा क्या थी कि जो समाज है उसमें वर्ग संघर्ष है। वर्ग संघर्ष का मतलब होता है कि जो ऊंचे जाति के जो लोग हैं, जो उच्च वर्ग का जो जाति नहीं, जो ऊंचे या जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके बीच जो विरोध है, जो संघर्ष है, उसको हम कहते हैं वर्ग संघर्ष। समझो, तो ये जो मार्क्सवादी पद्धति है वो कहती है कि ऊंचे और गरीब लोगों में हमेशा संघर्ष होता रहता है। बट हकीकत तो ये है ना कि भारत में जो संघर्ष था, अमीर और गरीब को एक बार साइड रखें तो भारत में जो राष्ट्रवाद था वो कैसा था? वो राष्ट्रवाद अंग्रेजों के विरुद्ध था। हमें कुछ पता होना पता हो, हमें इतना पता है कि जो राष्ट्रवाद था भारत का वो अंग्रेजों के विरोध में था। ठीक है, अमीर लोगों के विरोध वगैरह में नहीं था इतना। हम सिर्फ अंग्रेजों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रवाद था ना वो सिर्फ अंग्रेजों के विरुद्ध था कि अंग्रेज पहले अपनी सत्ता हटाएंगे, उसके बाद हम अपना शासन स्थापित करेंगे, तब जाके हम समानता वगैरह की बात करेंगे। तो वर्ग संघर्ष हमें नहीं दिखाई देता है भी, तो हम स्पष्ट तौर पर उसको नहीं देखते वर्ग संघर्ष को। लेकिन मार्क्सवाद क्या करता है, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो
भारत के राष्ट्रवाद में वर्ग संघर्ष को भी जोड़ देता है। और खुद सोचो, अगर वर्ग संघर्ष होगा, अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष होगा, तो वो आंदोलन कैसे कर पाएंगे मिलकर। बट हम देखते हैं कि कई सारे अमीर लोगों ने भी आंदोलन का सपोर्ट किया था, गरीब लोगों ने भी मिलकर आंदोलन किया था। तो ये चीज़ यहाँ पर कमी आती है। एक राष्ट्रीय आंदोलन को बुर्जुआ आंदोलन की संज्ञा देकर यह आंदोलन के बहुवर्गीय तथा उन्मुक्त चरित्र को जानबूझकर अनदेखा करती है। इसके अलावा यह संघर्ष के वर्ग चरित्र को इसके स्वरूप अर्थात इसके अहिंसावादी चरित्र के संदर्भ में देखती है, जिसे ब्रिटिश शासन के साथ कई समझौते करने पड़े तथा सामरिक दृष्टिकोण से आंदोलन को कई बार वापस लेना पड़ा। तो फ्रेंड्स, वही बात है कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको बुर्जुआ आंदोलन कह दिया मार्क्सवादियों ने। मार्क्सवादियों ने कहा कि बुर्जुआ का मतलब होता है जो आम जनता थी, अमीर वर्ग को हटा दो, जितना भी मजदूर वर्ग है वो बुर्जुआ होता है, ठीक है। तो बुर्जुआ आंदोलन इसको घोषित कर दिया। बट इसमें तो अमीर लोग भी पार्टिसिपेट थे ना, वो भी तो उन्होंने भी तो सहयोग दिया था। और जो दूसरे भी वर्ग रहे थे, भले ही वो ऊंचे वर्ग थे, तो क्या हुआ, उनका भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल रहा था आंदोलन में, तो उसको जानबूझकर इन्होंने अनदेखा कर दिया। तो यहाँ पे ये कमी रही है। और इन्होंने जो ये संघर्ष था मार्क्सवादियों के अकॉर्डिंग, ये जो राष्ट्रवाद था भारत का, उसको इन्होंने अहिंसावादी की तरह कहा कि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिशों के साथ कई बार समझौते भी कर लिए और कई बार आंदोलन को वापस ले लिया। तो वैसे लिया भी था भारत ने, जो बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने आंदोलन को कई बार वापस भी लिया था। तो ये इस संदर्भ में बात करता है। हालांकि कमी, एक ही बड़ी कमी यही है कि ये सिर्फ बुर्जुआ आंदोलन घोषित कर देता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है कि जन आंदोलन, जो कि सभी लोग इसमें शामिल हों। अब यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर मार्क्सवादी पद्धति को हमने समझा। मार्क्सवादी पद्धति में आपने क्या देखा? मार्क्सवादी पद्धति में हमने देखा कि जो विचारक हैं वो कहते हैं कि शोषण हुआ था, उपनिवेशवाद जो था वो अच्छा नहीं था, उसने भारतीयों का शोषण किया और इसी के विरोध में भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और राष्ट्रवाद ने भारत का विरोध किया। इसमें कमी ये हो जाती है कि ये कह देते हैं कि ये आंदोलन जो था, राष्ट्रवादी आंदोलन जो था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, उसमें जो बुर्जुआ क्लास के लोग थे, मतलब जो मजदूर वर्ग थे, जो आम किसान वगैरह थे, उनका रोल ज़्यादा था, वो प्रमुख थे, ठीक है। वो यही कह देता है, अमीर वर्ग को अनदेखा कर देता है, वर्ग संघर्ष ले आता है। ये कहता है कि गरीब और अमीर के बीच संघर्ष भी था राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत साबित होती है, कमी के तौर पर यहाँ पे थोड़ा देखा जाता है। लेकिन फिर भी ये जो औपनिवेशिक विचार था उसके पूरी तरह उसका विरोध करती है। ये औपनिवेशिक जो विचार था, औपनिवेशिक हमने पढ़ा था यहाँ पर अभी, औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण था वो क्या कहता था कि ऐसा कोई शोषण वगैरह नहीं हुआ है, जो भारत में कोई राष्ट्रवाद भी नहीं है, आंदोलन वगैरह जो हो रहे हैं वो ऊंचे वर्ग के लोग ही कर रहे हैं आपस में शक्ति पाने के लिए। तो यहाँ पर मार्क्सवाद इन सब चीज़ों का खंडन करते हुए स्पष्ट तौर पर कहता है कि उपनिवेशवाद अच्छा नहीं था, उसका विरोध करने के लिए ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली। हमने यहाँ पे 2 अप्रोचेस को समझ लिया। अब तीसरा हमारा जो है राष्ट्रवादी अप्रोच, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो राष्ट्रवादी जो अप्रोच है और जो निम्न वर्गीय अप्रोच है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इनको देख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।